बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 400 मुलाहिज़ा फरमाएं। रब्बी ने तुम्हें धोखा देने के लिए जिस तरह मैनहट्टन में रीटा का इस्तेमाल किया, ऐन मुमकिन है डॉक्टर मूंग को राह से भटकाने के लिए उसने इधर काठमांडू में भी ऐसी ही किसी बैरूपिया लड़की को पहुंचा दिया हो। उसकी इख्तियारात और सलाहियतों के सामने तो ये बहुत मामूली नोयत के काम है। वो मेरे ज़हन में पहले से मौजूद खदशे की तायद कर रहा था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस बात के रोशन इम्कानात हैं। इसकी तस्दीक या तरदीद के लिए डॉक्टर मूंग से रब्ता होना ज़रूरी है। सैल शायद उसके पास नहीं रहा और मैं अपनी सलाहियत के बलबूते पर उससे गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो किसी ठिकाने पर पहुंच जाए तो कुछ सोचा जा सकता है, और अगर ये पता चल जाता है कि दन्नू साहिल काठमांडू के मुज़ाफ़ात में पहुंचा दी गई है तो फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम होगा। मैं उसके इशारे को फौरन से पेशतर समझ गया और जल्दी से बोला, इस सूरत में मैं पहली फुर्सत में काठमांडू जाना चाहूंगा। पहली फुर्सत में तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, वसीम तो कम अज कम एक हफ्ते के लिए किसी सफर के काबिल नहीं रहा। फिर तुम्हारे लिए जिस किस्म के हंगामी हालात पैदा हो चुके हैं, उनके पीछे नजर वसीम को आराम से घर के अंदर छुप कर वक्त गुजारना चाहिए। मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई, तुम ठीक कहते हो हिंग। मैं पहले ये कन्फर्म कर लूँ कि आया मैंने डॉक्टर मूंग के साथ काठमांडू के मुज़ाफ़ात में जिस लड़की को देखा है वो मेरी साहिल ही है। इस तस्दीक के बाद मैं सीधा काठमांडू जाना चाहूँगा। लेकिन मैंने रुककर एक गहरी सांस ली और बात पूरी करते हुए कहा, अमेरिका से नेपाल तक के सफर के लिए भी जरूरी कागजात तो चाहिए ही होंगे ना। वो ठोस लहजे में बोला, तुम अपनी सलाहियत को आजमा कर ये मालूम करने की कोशिश करो कि डॉक्टर मूंग की तरफ क्या पोजीशन है। मैं खुद भी उससे राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर मूंग काठमांडू में अपने साथियों की हमरा जहाँ ठहरा हुआ है, वहाँ का नंबर भी मेरे पास है। पहले मैं वहाँ ट्राई करता हूँ। सेल से तो कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बात खत्म करते ही वो टेलीफोन सेट की जानिब बढ़ गया। हम जिस कमरे में मीटिंग कर रहे थे वहाँ फोन की सहूलत मौजूद थी। हिंग ने डायलिंग के बाद खामोश नजर से मुझे देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं पूरी तवज्जो से उसकी जानिब देखने लगा कि पता नहीं वहां से क्या खबर मिलती है। हिंग 3 मिनट तक ट्राई करता रहा, फिर मायूसी से रिसीवर क्रैडल कर दिया और बोला, उधर घंटी तो बज रही है मगर फोन कोई अटेंड नहीं कर रहा। लगता है उन्होंने वो ठिकाना छोड़ दिया है। तुमने नंबर तो ठीक मिलाया है ना? मैंने खदशाती सवाल किया। वो गहरी संजीदगी से बोला, लो तुम भी ट्राई करके देख लो। मैं 2-3 मरतबा रीडायल भी कर चुका हूँ। मैंने इनसे फोन नंबर दरियाफ्त किया और फोन सेट की जानिब बढ़ गया। मुझे इनकी जबान पर एतबार था, पता नहीं फिर भी क्यों मैं एक मरतबा अपने हाथों से डायल करना चाहता था। हिंग मुझे बता चुका था, ताम उस तरह डॉक्टर मूंग के काठमांडू वाले ठिकाने का नंबर मेरे जहन में महफूज हो गया। मैं वापस इनके सामने आकर बैठा तो उसने कहा, अब तुम अपनी सलाहियत को आजमाओ, शायद उनका कोई सुराग मिल जाए। ओके, मैंने ये कहते हुए आंखें बंद कर ली। डॉक्टर के साथ साथ जरा धन्नू साहिल को भी झांक लेना। हिंग की आवाज मेरी समा तक पहुंची। विंगिंग मेरी थर्ड आई वाली इस सलाहियत पर अचंबक नहीं हुआ था। वो सांगफू को अपना बड़ा मानता था, जो ऐसी पता नहीं कितनी सलाहियतों का मालिक रहा था, और अब उसके साथ ये सलाहियतें भी खत्म हो चुकी थी। सांगफू की डेथ के बाद उन लोगों का बड़ा डॉक्टर मूंग था। सांगफू की पैरवी करने वालों में डॉक्टर मूंग रिफो से सबसे ज्यादा सीनियर और बासलाहियत था। मैंने पहले साहिल की खबर गिरी जरूरी समझी और उसके नक्श को तीसरी आंख के सामने उभारते हुए तसव्वुर के घोड़े को दौड़ा दिया। रक्श तसव्वुर अगले ही लम्हे जमीन बोस हो गया। मैं साहिल तक रसाई हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था। 2-3 बार की नाकामी के बाद मैं बातनी आंख के तफैल डॉक्टर मूंग के माहौल में पहुंच गया। वो इस वक्त किसी हॉस्पिटल के साफ शफाफ बिस्तर पर मौजूद था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क की मौजूदगी जाहिर करती थी उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं थी। वो आंखें बंद किए बेहोश पड़ा था। उसके बदन से मुख्तलिफ मॉनिटरिंग मशीनें मुंसलिक थी। एक डॉक्टर बड़ी तवज्जो से उसका मुआयना कर रहा था। डॉक्टर के अगम में खड़ी खूबसूरत दीपाली नर्स नोटिस ले रही थी। मैं धड़कते हुए दिल के साथ उस माहौल में मौजूद रहा। मुआयने के बाद डॉक्टर ने उम्मीद अफजा अंदाज में गर्दन हिलाई और कमरे से निकल गया। मैंने डॉक्टर का पीछा पकड़ा और उसके ताकुब में लग गया। वो मुख्तलिफ राहदारियों में घूमने के बाद एक कमरे में पहुंचा। एक कुर्सी पर बैठकर उसने क्लिप बोर्ड पर लगे कागज पर कुछ तहरीर किया और घड़ी पर निगाह डालकर कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल से रुखसत हो गया। मैं उसके साथ चिपक कर हॉस्पिटल से बाहर निकला, लिहाजा ये जानने में कामयाब हो गया कि डॉक्टर मूंग इस वक्त काठमांडू के सिटी हॉस्पिटल में था। लगभग 2 घंटे पहले मैंने उसे एक बर्न ट्रक के अकबी हिस्से में पहाड़ी रास्ते पर सफर करते हुए देखा था। हॉस्पिटल में जेर इलाज उसे देखकर साबित हो गया कि ट्रक में हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाले उसके खैर ख्वाह थे। उसके साथ ही मेरे ज़हन में जो खौफनाक सवाल उभरा उसने मुझे तड़पा कर रख दिया। डॉक्टर मूंग को अगर हॉस्पिटल पहुंचाया गया था तो फिर मेरी साहिल कहाँ थी? मैंने आंखें खोल दी और अपने सामने बैठे हुए विंगिंग से कहा, डॉक्टर मूंग को तशवीशनाक हालत में सिटी हॉस्पिटल काठमांडू पहुंचा दिया गया है, लेकिन साहिल तक रसाई हासिल करने में मुझे कामयाबी नहीं हो सकी। उसको भी ढूंढ लेते हैं। वो तेजी से फोन सेट की जानिब लपका। मैं उसको देखते हुए मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा।
हिंग ने एक नंबर डायल करने के बाद मुख्तसर बात की और फोन सेट के करीब रखी नोटबुक पर एक नंबर लिख लिया। फिर वो मेरी जानिब देखते हुए बोला, मैंने मज़कूरा हॉस्पिटल का नंबर ले लिया है, अब मैं काठमांडू के उस हॉस्पिटल से रब्ता करूंगा। मैंने इस बात में सर हिलाया और उसकी कार्रवाई देखने लगा। अगली लम्हे वो सिटी हॉस्पिटल काठमांडू से जुड़ चुका था। उसने 3 मिनट तक मुतलका अफराद से बात की। मैं एक तरफा गुफ्तगू सुनता रहा। रिसीवर क्रैडल करने के बाद उसने मुझे बताया, वहीदान, आज लगभग 12:30 बजे दोपहर 2 जख्मी और बेहोश अफराद को इस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। उनमें एक मर्द और दूसरी औरत है। तब उनके नाम डॉक्टर मोंग और धनु या साहिल नहीं है। तुम तस्दीक कर रहे हो कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर मोंग मौजूद है, तो फिर सोचा जा सकता है कि उन्होंने वहां अपने असली नाम जाहिर ना किए होंगे। बहरहाल वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, जख्मी मर्द और औरत को अलग अलग कमरों में रखा गया है और बड़ी तवज्जो से उनका इलाज जारी है। डॉक्टर मोंग के साथ तुमने जिस औरत को देखा था वो भी हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है। वो धनु या साहिल है या नहीं, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। न्यू जर्सी और काठमांडू के मुकामी वक्त में कमोबेश 11.25 घंटे का फर्क है। अगर काठमांडू के वक्त के मुताबिक उन्हें 12:30 बजे दोपहर हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, तो इसका यही मतलब था उस वक्त यहाँ रात का 1:15 बजा था। और ये वही लम्हा थे जब हम वसीम के मुआयने में मसरूफ थे। उसकी मरहम पट्टी और देखभाल में हमें खासा वक्त लग गया था। मैंने हिंग से कहा, उस वक्त तक हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं जब तक डॉक्टर मोंग को होश नहीं आ जाता। एक मरतबा किसी तरह बराह रास्त उससे हमारी बात हो जाए तो सूरत हाल की सही शक्ल सामने आ सकती है। लॉर्ड बुधा से मुझे उम्मीद है सूरज तुलू होने से पहले डॉक्टर मोंग को होश आ जाएगा, वो पूरी यकीन अंदाज में बोला। मैंने पूछा, न्यू जर्सी का सूरज या काठमांडू का? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, वो जल्दी से बोला। वहाँ काठमांडू में तो इस वक्त रात का आगाज हो चुका होगा। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे। मैं इसके सिवा और कुछ ना कह सका। वो बोला, इसी दौरान में तुम थोड़े थोड़े वक्फे से अगर चाहो तो उधर झांक भी सकते हो, मगर मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा। फिर तुम मुझे कौन सा मशवरा देने वाले हो? मैंने चौंक कर उसे देखा। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, आराम से सो जाओ और अपनी नींद पूरी करो। बुधा ने चाहा तो सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। खैर ख्वाहों ने डॉक्टर को हॉस्पिटल तक पहुंचाया है और वो वहाँ के डॉक्टर साहब मिलकर उसका बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें भी एक भरपूर नींद की जरूरत है और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं है ना। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो बोला, मैं जाने की तैयारी करूंगा। इस वक्त कहाँ जाओगे? कहीं भी, वो पूरी इसरार अंदाज में बोला। वसीम तो फिलहाल कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी बहुत जरूरी है। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर के साथ धनु भी उस हॉस्पिटल पहुंचाई गई है, तो फिर मेरा ख्याल है तुम इसराइल की बजाय नेपाल जाने को तरजीह दोगे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने जल्दी से कहा। इसलिए मैं सोने की बजाय डॉक्टर से राब्ता करने की कोशिश करूंगा। काठमांडू की इस हॉस्पिटल का नंबर मेरी यादाश्त में महफूज हो चुका है। वो समझाने वाले अंदाज में बोला, अगर इसी दौरान में डॉक्टर को होश आ भी जाता है तो भी हॉस्पिटल वाले बराह रास्त उससे तुम्हारी बात नहीं होने देंगे। मैं उन लोगों में से किसी को फोन तक लाने की कोशिश करूंगा जिन्होंने डॉक्टर को हॉस्पिटल पहुंचाया है। मैंने कहा, उनमें से कोई ना कोई हॉस्पिटल में जरूर मौजूद होगा। वो डॉक्टर और साहिल के बारे में मुझे बता सकते हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। तुम उन लोगों से और वो तुमसे वाकिफ नहीं होंगे। एक अजनबी को वो कुछ भी नहीं बताएंगे। मैंने कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम उनसे जानकारी निकाल सकते हो। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। तो ठीक है, तुम ही उनसे राब्ता करने की कोशिश करो। मैंने कहने को ये बात कह तो दी, लेकिन मेरे ज़हन में कुछ और ही चल रहा था। मैं रात के बाकी हिस्से में सोने की बजाय डॉक्टर मोंग की खैरियत और साहिल की हकीकत जानना चाहता था। ये मालूम करना जरूरी था कि मैंने काठमांडू के मुजाफात में फैले हुए बुलंदो बाला पहाड़ों में जिस औरत को डॉक्टर मोंग के साथ गोलियों की बरसात में नहाते हुए देखा था, वो मेरी साहिल ही थी या फिर कोई और धोखा औरत। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। हिंग ने एक मरतबा फिर जाने की बात की तो मैंने कहा, तुम वापस चाइना टाउन तो नहीं जा सकते, वहाँ के हालात भी खासे गड़बड़ है। क्या किसी नए ठिकाने की तरफ रुख करने का इरादा है? वो बोला, मैंने जाने की बात इसलिए की थी कि तुम आराम से सो जाओ, वरना मैं सुबह ही यहाँ से रवाना होऊंगा। मैं दूसरे कमरे में रात का बाकी हिस्सा गुजारूंगा। और जहाँ तक चाइना टाउन का ताल्लुक है, वो लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे वापस चाइना टाउन ही जाना है। उसके लहजे की कतियत ने मुझे चौंका दिया। हमारे दरमियान FBI वालों की सरगर्मियों के बारे में तफसीली बात हो चुकी थी। उसके बावजूद भी वो चाइना टाउन जाना चाहता था, तो मैं उसके फैसले पर हैरान था। मैंने कहा, यह खुद को परेशानियों में फेंकने वाली बात नहीं होगी? होगी। उसने कंधे उचकाए। लेकिन फरार का रास्ता इख्तियार करना मुझे गवारा नहीं। तुम्हारे मंजिल से हट जाने की बात दूसरी है, लेकिन मैं चाइना टाउन का एक मुअज़्ज़ज़ और दरीना रिहायशी हूँ। अभी तक मैं तुम्हारे सिलसिले में मुलव्वस साबित नहीं हुआ। मैं चाइना टाउन में रहकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है मैं ऐसा कर लूंगा। वो सांस लेने को रुका और बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे जैसी हालात की संगीनी का पता चले मैं अपने ठिकाने से हट गया। मैं दरअसल तुम लोगों को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाना चाहता था।
अब मुझे तुम्हारी तरफ से बेफिक्री हो गई है। तुम यहाँ आराम और इत्मीनान से वक्त गुजार सकते हो। लियान और शून तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे। मैं न्यूयॉर्क के मामलात को संभालूंगा। वैसे भी आज का दिन मैं मैनहट्टन में नहीं हूँ, इसलिए वहाँ होने वाली किसी भी कानूनी या गैर कानूनी सरगर्मी में मेरा कोई हाथ नहीं हो सकता। अपने मैनहट्टन से बाहर होने की बात मैं तुम्हें दोपहर बता चुका हूँ। वो तो ठीक है, मैंने कहा, मगर मुझे तुम्हारी जान आसानी से छूटती हुई नजर नहीं आ रही। ट्राइबेका वाले अपार्टमेंट में जो कुछ पेश आया और FBI वालों ने जिस अंदाज में तुम्हारा जिक्र किया था, उसके पेश नजर तुम्हारे लिए भी हालात उतने ही संगीन है जितने के हमारे लिए। बहरहाल तुम सब मुझ पर छोड़ दो ना, वो दोनों हाथ बुलंद करते हुए बोला। ठीक है, छोड़ दिया, मैंने भी उसी के अंदाज में कहा। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं किसी भी वक्त यहाँ से रवाना हो जाऊंगा, तुम आराम से अपनी नींद पूरी करो। बुधा ने चाहा तो कल दिन में किसी वक्त मुलाकात होगी। मैं लियान और शून को तुम्हारे मुतल्लिक खुसूसी हिदायत दे जाऊंगा। तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू, मैंने शुक्रगुजार लहजे में कहा। मेरे डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में देखभाल कर किसी से बात करना। तुम्हारा काबिल एतमाद बंदा मिस्टर जूनी तो बहुत ही बोदा साबित हुआ। हम जूनी की कारकर्दगी पर तफसीली बात कर चुके हैं, हिंग ने गहरी संजीदगी से कहा। मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूं कि जूनी ने बदअहदी का इर्तिकाब किया होगा। तुम भी कमाल की बात करते हो, मैंने उलझन भरी नजर से उसे देखा। FBI वालों ने खुद उसके कारनामे का जिक्र किया था। जहां तक मैं समझ पाया हूं, FBI वालों ने तुम्हें ब्लफ किया है। वो बड़ी रसानी से बोला। तुमने मुझे जो वाकयात बताए हैं उनमें से मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम्हारे मुंह से जूनी का नाम सुनकर उन्होंने उस किरदार को कहानी में इंटर कर दिया है, वरना वो अपनी मालूमात के बलबूते पर वहां पहुंचे थे। तुम FBI और दीगर खुफिया एजेंसियों के एजेंटों को नहीं जानते। ये बला के द्रोह गोर बोका परस्त होते हैं। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात पूरी करते हुए बोला। अगर मिस्टर जूनी की मुखबरी पर वो शाम ही से हमें वाच कर रहे थे तो फिर उन्हें हम पर हाथ डालने के लिए आधी रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा मामला इतना संगीन है कि वो एक लम्हे की ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ऊपर वाले उनकी ऐसी कम तैसी कर देंगे। वो बैक वक्त दो मुतजाद बातें कर रहा था। ट्राइबेका वाले अपार्टमेंट को छोड़ने से पेशतर जब मैंने उसे अपने हालात बताने के लिए फोन किया था तो उसने इस बात की तस्दीक की थी कि वहाँ चाइना टाउन में भी हालात ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना ठिकाना छोड़ रहा है। और अब वो इतने इत्मीनान से बातें कर रहा था जैसे उसके लिए कहीं कोई खतरा ना हो। उसके मुतजाद रवैये ने मुझे उलझा दिया था। मैंने उसे कोई जिरा ना की और मोतदिल लहजे में कहा, बहरहाल मिस्टर हिंग, तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। रिलैक्स माई डियर फ्रेंड, उसने मेरा शाना थपथपाया। सब ठीक हो जाएगा, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। मैं ज़ेर लब मुस्कुराया। वो मुझसे शेक हैंड करने के बाद दूसरे कमरे में चला गया। मैंने दिल में कहा, खुद ब खुद सब ठीक नहीं हो जाता। सब ठीक करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। हमने ड्राइंग रूम में बैठकर ये गुफ्तगू की थी। हिंग के जाने के बाद मैं उस कमरे में आ गया जहाँ वसीम मौजूद था। वो इस वक्त गहरी नींद में था। मरहम पट्टी के बाद लिया ने उसे दर्द कम करने और सुकून का इंजेक्शन भी दे दिया था। हिंग मेरे लिए एक अलग बेडरूम में सोने का बंदोबस्त करना चाहता था, लेकिन मैंने वसीम के साथ ही रहने को तरजीह दी। वैसे भी इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम थे। 2 हम घेर कर बैठ जाते तो मेजबान बेचारे कहाँ जाते, जबकि हिंग भी इस रात वहीं रुक रहा था। हिंग का रवैया मुसलसल मुझे उलझन में डाल रहा था। पहले उसने कहा कि वो वापस जा रहा है, फिर बताया वो रात यहीं गुजारेगा। मुझको शब खैर कहने से पहले उसने ये भी सुना दिया कि अब कल दिन में किसी वक्त मुलाकात होगी। इसके अलावा हम इस वक्त जिस किस्म के हालात से गुजर रहे थे, उनके पीछे नजर उसे जितना पुरतशवीश होना चाहिए था वो इतना नजर नहीं आता था। उसके ठहराव और इत्मीनान को देखते हुए मैं कह सकता था उसने अपने ज़हन में कुछ और ही सोच रखा था, और इस कुछ और फिलहाल मैं मुझे आगाह नहीं करना चाहता था। मैंने वॉच पर निगाह डाली। रात यानी सुबह के 3 बज रहे थे। इस वक्त खटमंडू में अगले रोज दोपहर 2:15 बज रहे होंगे। मैं शदीद नींद महसूस कर रहा था, लेकिन खुद को नींद की आगोश के सुपुर्द करने से पहले मैं हॉस्पिटल खटमंडू में झांकना जरूरी समझता था। मैंने बेड पर दराज होने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं और डॉक्टर मूंग के खदोखाल को अपने तस्वुर में उभार कर थर्ड आई के तवस से उसके माहौल में पहुंच गया। वो हुनूज सो रहा था। मैं यकीन से नहीं कह सकता था वो इस वक्त बेहोश था या नॉर्मल नींद के ज़ेर असर था। इस कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। मैं थोड़ी देर तक उसके माहौल का हिस्सा बना रहा, फिर वहां से वापस आ गया। मेरा ज़हन तेजी से साहिल तक रसाई हासिल करने के बारे में सोच रहा था। बराह रास्त कोशिश पहले की तरह इस मर्तबा भी बार आवर ना हो सकी। उसी लम्हे यकायक मेरे तस्वुर में उस नर्स का चेहरा घूम गया जिसे मैंने एक डॉक्टर के साथ डॉक्टर मूंग वाले कमरे में देखा था। वो मुझे साहिल तक पहुंचाने का वसीला बन सकती थी। मैंने मज़कूरा नर्स के सरापा और सूरत को तीसरी आंख के सामने रोशन किया और अगली लम्हे मैं उसके माहौल में पहुंच गया, मगर उससे अगले लम्हे मुझे वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। वो इस वक्त किसी मर्द के साथ थी और वो दोनों ऐसी हालत में थे कि इखलाकियात उन्हें देखने की इजाजत नहीं देती थी। पता नहीं वो मर्द उसका शोर था या फिर बॉयफ्रेंड। वो जो कोई भी था उसके बहुत करीब था। मैं आंखें खोलकर बेडरूम में हाजिर हो गया।
कमरे की लाइट को मैंने जलता छोड़ दिया था। वसीम की जानिब नजर गई तो मैंने उसे बेसुध सोते हुए पाया। लामोहल्ला मेरा ध्यान दोबारा उस नर्स की तरफ चला गया, लेकिन इस मरतबा मैंने तसव्वुर की निगाह को जहमत नहीं दी, बल्कि उसे मैं सोच की हद तक महदूद रखा। एक बात यकीनी थी कि वो इस वक्त अपनी ड्यूटी पर नहीं हो सकती थी। आमतौर पर हॉस्पिटलों में 1 या 2 बजे के करीब ड्यूटी तब्दील हो जाती है। मैंने डॉक्टर को तसव्वुर की निगाह से उस हॉस्पिटल से रुखसत होते देखा था। ऐन मुमकिन था उस नर्स की ड्यूटी भी ऑफ हो गई हो। जब तक वो दोबारा हॉस्पिटल में ना इन होते, मैं उनके तवज्जुह से साहिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी थी कि डॉक्टर मूंग के साथ जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाई जाने वाली औरत साहिल ही थी या कोई और। ये तस्दीक सिर्फ 2 अफराद ही कर सकते थे। नंबर 1 डॉक्टर मूंग रिफूशी, और वो फिलहाल मेरे राब्ते में नहीं था। नंबर 2 रब्बी मोशी खाइमन। रब्बी का ख्याल आते उसके बारे में मैं सोचने लगा। उस अय्यार शख्स ने मुझे निचा कर रख दिया था। मुझे यह तस्लीम है कि उसके सामने मेरी रूहानी सलाहियतें बेअसर होकर रह जाती थी। जब से उसे मेरी तीसरी आंख वाली सलाहियत के बारे में मुबम पता चला था, उसे साहिल के हवाले से मेरे तस्वुर के सामने एक ऐसी दीवार खींच दी थी कि मैं बराह रास्त साहिल के माहौल तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहा था। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साहिल रब्बी के लिए बहुत कीमती थी। वो बुंदील कुंड वाली इबादतगाह के तय खाने में पोशीदा रात तक रसाई की तकनीक से आगाह थी। एक मौके पर रब्बी ने ढके छुपे अल्फाज में इकरार किया था कि खटमंडू वाले महाज पर उसे खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, और अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो साहिल को खटमंडू के मुजाफाती पहाड़ों तक पहुंचाने में दरेग नहीं करेगा। ऐन मुमकिन था इसराइल के हवाले से उसने मुझसे गलत बयानी की हो। साहिल को उसने अपने शातिर बंदों की निगरानी में खटमंडू पहुंचा दिया हो। वो मुझे इसराइल का राग महज इसलिए सुना रहा था कि उस राग पर मस्त होकर मैं दौड़ा चला हूँ। ये खासा कभी इम्कान था। बुंदील कुंड की इबादतगाह के तय खाने में अनमोल खजाना दफन था। रब्बी का खुसूसी टारगेट वो 5 कीमती पत्थर थे जो पूरी दुनिया में अपना सानी नहीं रखते थे। रब्बी का अकीदा था कि अगर वो उन पत्थरों को हासिल करने में कामयाब हो गया तो वो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स बन जाएगा। डायमंड, हीरा, एमराल्ड, रूबी, याकूत, सिफायर, नीलम और टूपाज पखराज वो कम्बिनेशन ताकत और सरबुलंदी की अलामत था। कदीम इब्रानी किताबों में इसकी रूहानी हैसियत पर रोशनी डाली गई थी। रब्बी मोशे हाइमन हैब्रो अबरानी का माहिर था और उसने अपनी रूहानी सलाहियत को इस्तेमाल करके ये जान लिया था कि ये 5 लासानी पत्थर कहाँ पोशीदा है। उनके उसूल के लिए वो जमीन आसमान एक करने को तैयार था। इंसान की नफ्सियात भी अजीब है। कभी एक मुकाम पर कनात नहीं करता, इसका शुमार नहीं करता कि उसे क्या क्या हासिल है, बल्कि ये देखता है कि उसे क्या हासिल नहीं है। उसके उसूल के लिए वो सर पटकता रहता है। रब्बी मोशे हाइमन की ताकत और इख्तियारात में कोई कलाम नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े बाइख्तियार मुल्क का सदर दम मारने की जुरात नहीं कर सकता था। व्हाइट हाउस में उसकी चलती थी। उसके इशारे अबरू पर अमरीकी सदूर की तकर्री और तंजली अमल में आती थी। लेकिन यही बासर शख्स अपने असर में इजाफे की खातिर 5 बेमिसाल पत्थरों के उसूल का ख्वाह था, और इस ख्वाहिश के लिए वो खून की नदियां बहाने को भी तैयार था। दूसरी जानिब इस ज़ेरे ज़मीन दफीने की भी एक खून रेज तारीख मौजूद थी। आज तक जिस किसी ने भी उस तक पहुंचने की कोशिश की वो बेमौत मारा गया। हर दौर का दिलाई लामा उस खजाने पर खुसूसी नजर रखता था और अपने चनीदा बंदों के तवज्जुह से वो उसकी हिफाजत का बंदोबस्त भी करता था। पता नहीं इस मरतबा ये उसूल और बचाव की कशमकश कौन सा खून रंग नक्शा तैयार कर रही थी। डॉक्टर मूंग की कोशिश और मोहतरम सांगफू की ये ख्वाहिश थी कि खटमंडू वाले मिशन में मैं उनके साथ रहूं, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही लगा हुआ था। एक मौके पर मैंने सांगफू से निदामत अमेज अंदाज में कह भी दिया था, मेरे मोहतरम, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी तवक्को पर पूरा नहीं उतर सका। उसने मुस्कुरा कर कहा था, कोई बात नहीं, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। मैं तुम्हें बुंदील कुंड वाले मिशन से खारगिज अलग नहीं देख रहा। उसके पूरी इसरार और मानी खेज जुमले ने मुझे चौंका दिया। वह हमारी आखिरी और पहली मुलाकात थी। सांगफू बहुत ही गहरा शख्स था। अगर वो मुझे बुंदील वाले मिशन में अपने साथ देख रहा था तो फिर मैं भी। अचानक मेरे ज़हन में रोशनी का एक तेज झमाका सा हुआ और सोच खुद बखुद उसी पटरी पर दौड़ने लगी कि हालात मुझे बांधकर खटमंडू की तरफ धकेल रहे हैं। अगर सांगफू के मुबहम अल्फाज किसी पेश गोई का हिस्सा थे तो उसका एक ही मतलब था, मेरी साहिल को रब्बी ने खटमंडू पहुंचा दिया था और मुझे खजाने की हिफाजत और साहिल के उसूल के लिए उधर ही का रुख करना था। इस सोच ने मुझे बेचैन कर दिया और मैं बिस्तर से उतरकर कमरे के फर्श पर टहलने लगा। हालात वाक़यात खटमंडू की तरफ इशारा कर रहे थे। मेरी साहिल खटमंडू के सिटी हॉस्पिटल में जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और मैं उसे हजारों मील के फासले पर तड़प रहा था। मेरी जिंदगी में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब जज्बात ने मुझ पर गलबा हासिल कर लिया हो। मैं अकली दलाइल को बहुत अहमियत देता हूँ और अकल का तकादा ये था कि जब तक साहिल के हवाले से तस्दीक ना हो जाए मुझे खटमंडू की तरफ नहीं जाना चाहिए। तस्दीक करने वालों में से एक बेहोश था, यानी डॉक्टर मूंग, और दूसरा यानी मोशे खाइमन इसराइल में बैठा हुआ था। अचानक मेरे दिल में रब्बी के चुटकी लेने का ख्याल पैदा हुआ। उसका सेल नंबर मेरे जहन में महफूज था।
मैं उसे फोन करके उल्टी सीधी सुना सकता था। मुमकिन था इसके नतीजे में उसकी जबान से कोई अहम बात खारिज हो जाती। मुशी अयमन इस वक्त मेरा दुश्मन अव्वल था और उसके इमा पर मुझे खतरनाक पाकिस्तानी दहशत गर्द करार दिया जा चुका था। ऐसे खैर ख्वाहों की गाये बगाए खैर लेते रहना चाहिए, लेकिन मुसीबत यह थी कि उसे फोन करने के लिए बेहद एहतियात की जरूरत थी। वो अपने सोर्स से कॉल वाले की पोजीशन मालूम कर सकता था। चुनांचे अपार्टमेंट वाला फोन इस्तेमाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर मुझे मिस्टर हिंग के मोबाइल फोन का ख्याल आ गया। मैं अपने कमरे से निकलकर हिंग के पास पहुंच गया। वो इस वक्त शून और ली जान के साथ किसी संजीदा गुफ्तगू में मसरूफ था। मुझ पर निगाह पड़ती हैरत भरे लहजे में उसने कहा, तुम सोए नहीं? मैं काफी की तलब महसूस कर रहा हूँ, मैंने ली जान की तरफ देखते हुए कहा। काफी? हिंग ने हैरत से दोहराया। काफी पीकर तो तुम्हारी रही से नींद भी उड़ जाएगी। मैंने उनके करीब बैठते हुए कहा, मेरे साथ उल्टा मामला है। चाय, काफी और दीगर ब्रेन स्टिमुलेट मेरे आसाब का मसाज करके मुझे नींद की गोद में ले जाते हैं। अगर इस वक्त मुझे एक मग काफी मिल जाए तो मैं पुरसुकून नींद सो सकूंगा। ये तो अजीबो गरीब पोजीशन है। शून ने आंखें फैलाई। मैंने पहले तो किसी शख्स को ऐसी आदत में गिरफ्तार नहीं देखा। हिंग ने कहा, मिस्टर वजदान के साथ बहुत कुछ अजीबो गरीब है। बहरहाल फिर वो ली यान की तरफ मुतवज्जो होते हुए बोला, वजदान के लिए एक मग काफी चाहिए। शेवर। वो जेर लब मुस्कुराते हुए उठकर खड़ी हो गई। मैं अभी बना कर लाती हूँ। ली यान कमरे से निकल गई तो हिंग ने मुझसे इस्तफसार किया, तुम्हारे साथी का क्या हाल है? उसका इशारा वसीम की जानिब था। मैंने कहा, मजे से सो रहा है। तुम्हें इसराइल जाना है या काठमांडू, इसका फैसला तो कल हो जाएगा, लेकिन एक बात तय है, वसीम 8-10 दिन के लिए यहीं आराम करेगा। जब तक ये ठीक हो जाता है मैं बआसानी से तुम्हारी हिदायत के मुताबिक इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लूंगा। वसीम के डॉक्यूमेंट्स तो बाद में तैयार होते रहेंगे, मैंने ठोस लहजे में कहा, लेकिन मैं अपनी रवानगी का फैसला सूरज तुलू होने से पहले करना चाहता हूँ। वो कैसे? हिंग ने चौंकते हुए लहजे में पूछा। शून भी उलझी हुई नजर से मुझे तकने लगा। हिंग जिस तरह शून के सामने मुझे वजदान कहकर मुखातिब कर रहा था और मेरे केस को जितनी आजादी से डिस्कस कर रहा था, उससे यही साबित हुआ कि शून और ली यान उसके बाएतमाद और काबिल भरोसा साथी थे। मैंने इनके सवाल के जवाब में कहा, वैसे कि मुझे इसी वक्त रब्बी को एक कॉल करना होगी और उसके लिए मुझे एक ऐसे फोन की जरूरत होगी जिसकी ट्रेसिंग का खदशा मौजूद ना हो। हिंग ने गंभीर लहजे में कहा, इस अपार्टमेंट वाले फोन का रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैं भी उसका मशवरा नहीं दूंगा, मैंने कहा। हिंग ने पूछा, तुम्हारे ذहन में कोई आइडिया है? मैं तुम्हारे सेल के बारे में सोच रहा हूँ। ओह, उसके लबों से तासुब बड़ी सांस खारिज हुई। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बोलियन ज़दा अंदाज में बोला, लेकिन इस कॉल के बाद मुझे सेल को ऑफ रखना होगा, वरना मैं उस सेल की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी ऑफ है। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, वो सेल जिसकी चोरी की तुम रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले हो, जैसे गुमशुदा शेवरलेट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अगर तुम्हारे गुमशुदा सेल को इस्तेमाल करके मैं रब्बी को एक कॉल कर लूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मुतासर होते हुए बोला, तुम्हारे ज़हन में गजब का ख्याल है वजदान। मैं तो इस सेल को फरामोश किए बैठा था। बाकी इस सिलसिले में उस सेल का इस्तेमाल इंतहाई महफूज साबित होगा। गुम हो जाने वाली अशिया को यूं फरामोश नहीं कर देना चाहिए मिस्टर हिंग, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। फिर पूछा, क्या वो मोबाइल इस वक्त तुम्हारे पास है? उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बोला, इसकी बैटरी करीबुल खत्म थी जब मैंने उसे ऑफ किया था। देखता हूँ अब क्या पोजीशन है। अगर चार्जर तुम्हारे पास हो तो सेल को चार्जिंग पर लगा दो जब तक हम, बल्कि मैं काफी पीकर फारिग होता हूँ, उसमें इतनी चार्जिंग हो चुकी होगी कि मैं रब्बी से 1-2 बातें कर सकूं। हिंग ने मज़कूरा सेल को चार्जिंग पर लगा दिया और मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मेरा मशवरा है कि तुम अपार्टमेंट से बाहर जाकर सेल को इस्तेमाल करना। अभी एक आध रोज तुम्हें यहाँ क़याम करना है। मैं तुम्हारे मशवरे की हकीकत को समझ रहा हूँ, मैंने मदबराना अंदाज में कहा। यह बात मेरे ज़हन में भी है, तुम फिक्र ना करो, मैं इस अपार्टमेंट से कुछ फासले पर जाकर ही रब्बी से राब्ता करूंगा। इस वक्त ली जान मेरे लिए काफी बना लाई। मैंने मशरे की रवायात का ख्याल करते हुए उन्हें सुलह मारी, लेकिन उन्होंने रात के आखिरी पैर एक सिप तक लेने से इनकार कर दिया। चुनाचे आइंदा 10 मिनट में मैंने काफी का मग खाली कर दिया। इसी दौरान में सेल की बैटरी में इतनी जान आ गई थी कि मैं बासानी 5 मिनट तक रब्बी से बात कर सकता था। मेरे बाहर जाने का मरहला आया तो हिंग ने ली यान को इशारा किया, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, तुम ली यान के साथ इसकी गाड़ी में जाओ। ली यान यहाँ के चप्पे चप्पे से आगाही रखती है। अपना काम करने के बाद तुम वापस आ जाना। किसी औरत के साथ सफर करते हुए तुम ज्यादा महफूज रहोगे। मैंने इनके मशवरे को रास जाना और ली यान के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के मौसम में ज्यादा फर्क नहीं। रात का आखिरी हिस्सा यकबस्तगी का अजीमुशान नमूना पेश कर रहा था। ताम ली यान की गाड़ी एयर कंडीशन थी, लिहाजा हम दोनों मौसम की गजबनाकी से महफूज थे। मैं उसके बराबर में पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। जब गाड़ी लिंकन पार्क से निकलकर कैनेडी ब्लू वार्ड आई तो ली यान ने मुझसे पूछा, किस तरफ चलना है? मैं तो पहली मरतबा न्यू जर्सी आया हूँ, यहाँ के रास्तों से वाकिफ नहीं हूँ, मैंने कहा। वो बोली, मेरा मतलब है कितनी दूर जाना है? बहुत दूर, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बहुत दूर कहाँ? वो चौंक कर पूछने लगी।
लियान फिलिपाइनी थी, लेकिन अमेरिका में तवील क़याम के तफैल वो फराटे से अमरीकी लबो लहजे में बोलने की माहिर हो गई थी। मैंने बेध्यानी में एक ऐसी बात कह दी जिस पर उसका चौंक जाना लाजमी था। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या यहाँ करीब कोई ऐसा मुकाम मौजूद है जहाँ से हम न्यूयॉर्क स्टेट में दाखिल हो सकें? मैंने बात के इख्तिताम पर उसकी जानिब देखा। वो ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए बोली, एक तो वही खाल एंड टनल वाला रास्ता है। वो नहीं, मैंने कती अंदाज में कहा, एक आगे भी है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, उधर से हम स्टेशन आइलैंड में दाखिल हो सकते हैं, जो न्यूयॉर्क का एक मशहूर जजीरा है। ओके, हम थोड़ी देर के लिए स्टेशन आइलैंड जा रहे हैं, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। दरहकीकत इस पेशबंदी से मैं रब्बी मोशी खाइमन को यह तासर देना चाहता था कि मैं अभी तक न्यूयॉर्क ही में हूँ, मैनहट्टन में ना से स्टेटन आइलैंड ही सही। इस बात के रोशन इम्कानात थे कि वो मेरी लोकेशन को मालूम करवाएगा। उसके लिए ये खूबसूरत धोखा होगा। लियान ने फिर कोई सवाल ना किया और मोहतात अंदाज में गाड़ी दौड़ाती चली गई। कैनेडी ब्लूवार्ड को छोड़कर हम 169 न्यू जर्सी हाईवे पर आए। यह हाईवे आगे जाकर न्यू जर्सी की हदूद ही में 440 न्यूयॉर्क हाईवे में बदल गई थी और इसी पर सफर करते हुए हम न्यूयॉर्क के एक जजीरे स्टेटन आइलैंड में दाखिल हो गए। फॉरेस्ट एवेन्यू को अबूर करके हम वेलोब्रोक पार्क की जानिब बढ़ने लगे तो मैंने सेल ऑन करके रब्बी का नंबर मिलाया। इस वक्त न्यूयॉर्क वगैरह में सुबह के 4 बजे थे। इसराइल में आइंदा रोज दोपहर के 11:30 का वक्त होगा। जैसे ही दूसरी जानिब कॉल रिसीविंग के बाद मुझे रब्बी की हेलो सुनाई दी। मैंने चेकने वाले अंदाज में कहा, चोरी के मोबाइल से बात कर रहा हूँ, इसलिए लंबी चौड़ी तमीद में ना पड़ना। मैं पूछूं इसका ठीक ठीक जवाब देना। वहीदान, तुम इस वक्त कहाँ हो? वो कते कलामी करते हुए इस्तरारी लहजे में बोला। मैंने उसके साथ तक अमेज अंदाज अपनाया था, लेकिन उसके इस रफ्तार में किसी किस्म की बरहमी मौजूद ना थी, बजाय इसके कि गहरी तशवीश पाई जाती। ऐसा महसूस होता था मेरी आवाज सुनकर उसने किसी गुमशुदा खजाने का सुराग पा लिया हो। मैं इस मौके पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू का रिस्क नहीं ले सकता था। इस बात में किसी शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि मेरी ये कॉल ट्रेस करने के सिलसिले में टेली कम्युनिकेशन के कई हसास आलात इस वक्त मसरूफ अमल होंगे। मैं इसराइल में खड़ा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और एक मरतबा फिर तुम्हारे झूठ की दाद देने को जी मचल रहा है। कैसा झूठ? तुमने बताया था साहिल तुम्हारे पास इसराइल पहुंचने वाली है, लेकिन तुमने उसे कहीं और ही पहुंचा दिया है, मैंने जहरीले अंदाज में कहा। वो टटोलने वाले अंदाज में बोला, मैंने उसे कहाँ पहुंचाया है? खटमंडू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये खराबी तुम्हारे करतूतों के तफैल पैदा हुई है, मैंने तुर्की बतुर्की कहा। वो सनसनाते लहजे में पूछ बैठा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने साहिल को इसराइल की बजाय खटमंडू पहुंचाया है? सबसे बड़ा सबूत तो तुम ही हो। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि खटमंडू वाली बात तुम ही ने मुझे बताई थी। बको मत, वो फुनकारा, इतना बड़ा राज मैं तुम्हें क्यों कर? मैंने लाइन काट दी और अगले लम्हे मोबाइल फोन का स्विच ऑफ कर दिया। मेरा मकसद पूरा हो गया था।